खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जीएसटी दर बढ़ाए जाने पर आगरा के जूता कारोबारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। जूते पर टैक्स दर 12% बढ़ने को लेकर यहां के व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सीधे 5% से 12% बढ़ा देना बिल्कुल गलत है। आगरा का जूता विश्व भर के अंदर मशहूर है। कहा जाता है कि आगरा की जूता मार्केट हिंग की मंडी एशिया की सबसे बड़ी जूता मार्केटों में एक मार्केट है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में शूज़ है, जूता, और यहाँ हर तरीके का जूता मौजूद है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो दिखाएं। बड़ी संख्या में यहाँ मतलब ताज नगरी आगरा में जूता व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं। लोगों की रोटी रोज़ी, चाहे रिटेल की बात करें या होलसेल की बात करें या जूता एक्सपोर्ट की बात करें, घरों की रोटी रोज़ी यहाँ लोगों की जूता के ज़रिए बहुत ज़्यादा चलती है। व्यापारी वर्ग भी बहुत है और यहाँ लेबर वर्ग भी बहुत है। जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जूते के जो दर प्रतिशत है, टैक्स की जो दर प्रतिशत है, उसको बढ़ाया गया है, इससे आगरा के व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी है सरकार के प्रति। एक तरफ विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ ऐसे माहौल के अंदर एकदम से प्रतिशत दर बढ़ा देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। हमारे साथ एक जूता व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हम कितना असर पड़ा है इससे व्यापार पर और कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद आलम बबलू है। बबलू जी, कितना प्रतिशत बढ़ा है? पहले कितना था और अब कितना कर दिया? देखिए, पहले 5% हुआ करता था, ठीक है ना। अब सीधा डायरेक्ट उछाल मारी है जो कि 12% में पहुंचा दिया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से और सेंट्रल सरकार से कि आप इस तरीके से क्यों मतलब जनता के ऊपर इस तरीके से मतलब परेशानी का माहौल पैदा कर रहे हो। जनता पहले से ही परेशान है, मालूम नहीं है लॉकडाउन होकर चुके हैं और कितनी महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद तुमने 5% से उठाकर सीधा 12% कर दिया। बड़ी तकलीफ होती है पूरे हिंदुस्तान की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को। व्यापार पर क्या असर पड़ा है इसका? व्यापार वैसे ही नहीं है मेरे भाई, लॉकडाउन से वैसे ही परेशान है लोग और व्यापार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना की बराबर व्यापार चल रहा है। लेकिन बस कुछ कह नहीं सकते, इतनी परेशान है आगरा की जनता। आगरा में घर घर में जो जूता बनाते हैं अपने हाथों से, बेचारे सभी लोग अपना जूता बनाने का काम करते हैं, फिटर बॉटम करते हैं, कारीगरी करते हैं, उस पर कहाँ से बेच पाएंगे इतना? बताइए, इतना महंगा हो जाएगा। जब 12% टैक्स लगेगा तो कितना महंगा हो जाएगा जोड़ी। ठीक, 12% अगर टैक्स लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जूते की जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो आगरा का जूता है वो उसकी बिक्री में काफ़ी कटौती हो जाएगी। मतलब जितना माल बिकना चाहिए उतना नहीं बिकेगा। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। मुबीन जी, क्या लगता है आपको? एकदम प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से कि आज हमारा देश जो है रोज़गार के लिए मारा फिर रहा है देश की जनता, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब लॉकडाउन पिछला लग कर चुका है, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके कार व्यापार तो वैसे ही ठंडे पड़े हुए हैं, किसी के कार व्यापार है ही नहीं, है ना। जो जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है, निर्णय लिया है कि सीधा 5% से 6% करते, 7% करते तो एक आम आदमी को राहत रहती, लेकिन सीधे 12% कर देना ये तो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि जूता व्यापारी आज सर पकड़ के रो रहे हैं। आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश पर ही टैक्स लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ही लगाया हुआ है ना ये 12% जो टैक्स है, तो प्रत्येक व्यक्ति पर भार बढ़ेगा। क्योंकि अभी वैसे ही व्यापारी डरा हुआ है, क्योंकि उसको माहौल बार बार ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो जाए और लॉकडाउन लगा दें
और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि बार बार सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा, तो उससे वैसे ही आदमी व्यापार करना दुभर हो गया है। और ये जिस तरीके का सरकार ने फैसला लिया है तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि 1-8% का अगर उछाल होता है टैक्स के अंदर तो वो आदमी झपट झेल लेता है, लेकिन अभी एकदम 5% से 12% हो जाना ये व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला कार्य किया है सरकार ने। ठीक देखा आपने, अगर प्रति जो परसेंट के अंदर 1 या 2% बढ़ा दिया गया होता तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग मैनेज कर सकता था, लेकिन 5 से सीधा 12 पर कांटे को पहुंचा देना ये अपने आप में जूता व्यापारियों को परेशान कर रहा है। कैमरामैन जीशान अहमद के साथ राशिद हुसैन, लोकमंच न्यूज़, आगरा। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला जो कि बीजेपी में प्रतिनिधि होने के बावजूद भी रेशा गांव विकास से काफ़ी दूर नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक स्तर से लेकर डिप्टी सीएम तक कौशाम्बी से भाजपा के जिम्मेदार प्रतिनिधि बैठे होने के बाद भी गांव का विकास नहीं हुआ। विधायक जी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीजेपी सरकार हवाई बात करती है, विकास नहीं करती है, लोगों को गुमराह करती है। साथियों, मैं कौशाम्बी जनपद के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद और माननीय विधायक लाल बहादुर के ये निजी क्षेत्र है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 किलोमीटर के अंदर उनका निज निवास है और उसी गांव के क्षेत्र के संबंध में ये ग्राम सेसा में इस समय मैं खड़ा हूं और यहाँ पास और ग्रामीणों की आज सुनते हैं कि क्या विकास हुआ है। और दूसरी बात यह है, जो कहते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं योगी सरकार। आइए हम ये इस गांव की विकास की जो गंगा बहाए हुए हैं, आप ये विकास की गंगा को दिखाते हैं और माता जी की क्या समस्या है, इनके साथ क्या 4.5 साल में क्या विकास हुआ है और ये गांव में कितना विकास हुआ है, सब पूरी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए माता जी से मिलते हैं। माता जी, आपका नाम? हमारा नाम आशा देवी जी। आप किस गांव से हैं? सेसा से। बताइए, इस गांव 4.5 साल में बीजेपी गवर्नमेंट में आपको कुछ मिला, लाभ मिला? कोई लाभ नहीं जी। आपके साथ कोई न्याय, कोई हर तरह की क्या क्या आप योजना? न्याय नहीं भाषा है। हमारा लड़का अमित कुमार 21 साल का उम्र में बिजली में दूसरे की मजदूरी में काम करता था जी, तो उन्हें खत्म हो गया था जी। हमारे पास लेखपाल भी आए, सब कोई भी आए, सब अधिकारी विधायक भी आए, मगर कोई हमारा न्याय नहीं कर सका। न हमारे लिए रहने की जगह है और हमारे लिए भोजने का ठिकाना है। माननीय विधायक जी कहते हैं कि हम महिलाओं की बहुत व्यवस्था करते हैं। कोई नहीं सुनाई भाई, विधायक जी आए हमारे संग में बोलाए जी जी। और योगी जी भी कहते हैं कि महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा मतलब व्यवस्था की है, उनकी सुरक्षा की है। माता जी, आप बताएं कि विधायक जी आपके पास कभी, आपके बेटा एक्सपायर हो गए, बिजली विभाग से खत्म हो गए, कभी मिलने आपके पास आए? नहीं, कोई नहीं आए। हर जगह तो भी नहीं पूछे कि आपके घर में भोजन है, भोजन करते हैं, आपके लिए रहने की जगह है कि नहीं है। तो इस समय बताइए, आप लोगों ने थाना प्रशासन हर जगह मदद के लिए गुहार लगाई, कोई मदद के लिए? कोई नहीं। ना आपको कोई उसके मुआवजा मिला, ना कोई आज तक कोई आपके? तो माता जी देखिए, आप हमें अभी जैसा कि मैं इस ग्राम भी आए जी, वो भी देख के चल गए और तहसीलदार भी आए, वो भी देख के चल गए, पूरे थाना के आए, वो भी देख के चल गए। कोई हमारे लिए न्याय नहीं मिला था आज तक। 6 महीना के इंतजार हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये विकास की गंगा बहाए, विकास की गंगा के बाद भी एक ऐसी दर्दनाक इस गांव की जो माता जी ने बताया दर्दनाक घटना हुई, लेकिन घटना के बावजूद भी माता जी की आप दर्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। अरे विकास की तो बात छोड़िए, यहाँ पास माता जी के साथ ऐसी इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन उनसे साथ मिलने तक नहीं आए, ना आज तक कोई कर्मचारी उनके विभागीय ना पहुंचे। चौकीदार साहब से पूछते हैं, भाई चौकीदार जी, आप ये बताओ दादा हमारा बारे में। माता जी के साथ लड़के की एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी विधायक जी भी न मिले हैं, ना उसके साथ आए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आए थे लेकिन आश्वासन देकर चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, जैसा कि अभी तक अगर ऐसा भी होता, अगर विधायक जी ये भी कहते कि हमको हमारे संज्ञान में नहीं था, लेकिन वो भी बात कट कर आ गई कि वो विधायक के संज्ञान होने के बावजूद भी कोई इनके पास नहीं सुनाई हो रही। अगर विधायक जी अगर ये कहते कि हमारे साथ संज्ञान में नहीं था तो वो भी बात कट गई। अब यहाँ पास संज्ञान होने के बावजूद, पूरे आला अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद भी माता जी के आंख से दर्द, जिस तरह आंसू छलक रहे हैं, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं विधायक जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है।
और इस तरह के न्याय अगर इस तरह महिलाओं के साथ अगर होगा तो आगामी विधानसभा चुनाव में इनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार भी नहीं होगा। आप दादाजी बताइए, आगामी चुनाव में आप क्या बीजेपी सरकार को, गवर्नमेंट को चुनाव देने के लिए, वोट देने के लिए नहीं भाई, हम तो नहीं देंगे, न कोई जहाँ तक पब्लिक चले दिलाएं। अब इस समय आपके खेत में जो गौशालाएं हैं, इस समय क्या कहें? साहब रात दिन ताकी थी, कम से कम 300 गौ चलते। इसका मतलब चौकीदारी आपको योगी जी ने दे दिया क्या कि आप गौशाला से मवेशी जी जी भोजनों को तो चाहिए जी। और यहाँ पास आपके गांव में तो नया एक रोड भी दिख रही, नाला की तरह, विकास की गंगा, क्या ये नाला की गंगा बहा दी? जो हवाई माँ साहब बहाए गंगा। अच्छा, आपके सामने देखिए अब यहाँ पास अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पास और लोग तमाम हैं, यहाँ पास देखिए सब इस तरह की ये नाला एकदम है। आइए हमारे भाई साहब हैं हिमांशु जी, हिमांशु जी से बात करते हैं। भाई साहब, आप ये विकास के बारे में, ये नाला के बारे में, इस गांव में योगी सरकार में कितना विकास हुआ आप बताएं। भैया नमस्कार सर, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपकी आंखों के सामने सारी चीज़ उपलब्ध है जी। यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर तक आपको विकास की गंगा तैरती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारे विधानसभा के हमारे जो विधायक हैं लाल बहादुर जी, उनका ये योग्य दर्शा रहा है। देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक उन्होंने हमारे गांव के लिए कितना विकास किया है। और सबसे बड़ी दिक्कत, आप हमारे यहाँ इससे पहले भी गांव में जो एक हादसा हुआ था, आए थे यहाँ पे, रिपोर्टिंग करके गए हैं, अभी उस बच्चे को यहाँ पे न्याय नहीं मिला है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले उस बच्चे को न्याय दिलवाइए। उसके बाद जहाँ तक बात हुई, तो ये रास्ता आज से मतलब कई साल के पुरानी हो गई। ये विधायक को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इसको संज्ञान में दिलाया गया, उनके आंखों के सामने ये दिखाया भी गया कि ये मतलब है, इसको सही करवा दीजिए। लेकिन यहाँ पे विधायक को सही करवा दीजिए, लेकिन यहाँ पे विधायक जी आके चले गए, कोई संज्ञान नहीं लिया, ना आज तक रास्ता। देखिए अभी जैसा कि अभी हिमांशु जी से ने बताया कि यहाँ विधायक जी भी आया, संज्ञान में होने के बावजूद भी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पास ये है, आइए हमें और एक लोग भाई साहब हैं लालचंद जी, आइए उनसे हम बात करते हैं। और ये देखें क्या माला, भाई साहब आप ये बताएं यहाँ पास क्या है विकास के संबंध में, और क्या है अगली योजना या योगी जी के विकास को देख कर, माननीय विधायक जी के विकास को देख कर क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो हम लोग पूरे ग्रामवासी यही सोच रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गांव में आज तक किसी प्रकार कोई विकास नहीं हुआ है। अभी तो साढ़ की बात करते हैं, हर जन जितना व्यक्ति है अपने काम को छोड़ करके वो रात दिन साढ़ ही ताकता है। मैं एक प्राइवेट ही शिक्षक हूं, जबकि मुझे तैयारी करना चाहिए, लेकिन हर सुबह मैं अपने खेत की रखवाली करता हूं साढ़ की वजह से। और न यहाँ के पूर्व प्रधान, न वर्तमान प्रधान, न कोई सांसद, न विधायक, हमारे ग्राम सभा में एक गौशाला का निर्माण ही नहीं हुआ। और सारे गाय बैल जो है खेतों को चल रहे हैं बराबर जी। अभी अगर मान लिया जाए, अभी आपने कहा कि अगर ऐसा ही प्रक्रिया रही तो अब तो चुनाव आ गया, आकर के तुरंत रोड बना के वोट मांगने के लिए, तो रोड बना करके आपसे वोट ले लें, फिर उसके बाद ये समस्या हो जाए। अगर ऐसा रहेगा तो हम जितने ग्रामवासी हैं हम सब लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, इस बार वोट ही नहीं डालेंगे। जी जी, चलिए सबसे बड़ी बात, एक बात निकल कर आई कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं। सबसे बड़ी बात निकल कर आई यहाँ पास, विकास नहीं तो वोट नहीं। अगर विकास होता तो वोट मिलती, लेकिन अब विकास नहीं हुआ तो वोट देने से ये लोग बहिष्कार करने के लिए भी मूड बना चुके हैं। मैं लोकमंच न्यूज चैनल से लवलेश। साथियों मैं कौशाम्बी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के गौतम इंटर कॉलेज पीपर गौतम में सोमवार को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के दौरान 9 छात्राएं बेहोश हो गईं। इसे देख अफरा तफरी मच गई। वहीं विद्यालय प्रबंधन बच्चों के बेहोश होने के बाद एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। हम बोलता है इस वैक्सीन को लगवाने को किस तरीके से कारगर साबित हुआ है आज दरअसल गौतम इंटर कॉलेज पिपरा गौतम में जो है वैक्सीनेशन होना था 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों का। इसमें मेरी भी एक लड़की जो है वैक्सीनेशन में करवाया, लेकिन उससे तो कुछ नहीं दिक्कत हुआ। लेकिन भाई साहब की एक लड़की है, उसको जो है बेहोश हो गई थी, लेकिन इस समय ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा बाद। क्या कहा गया? डॉक्टर से मिले, क्या कुछ कहा? डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराने की, सब ठीक है। उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ठीक भी हैं इस समय। 2-1 बच्चे हैं जो जिनको थोड़ा बहुत, लगभग 10 बच्चे भी हुए। 3/1/22 को बस्ती जनपद में एवं पूरे प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का
कोविड टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें जनपद बस्ती में अच्छी प्रगति हासिल करी गई है। बहादुरपुर ब्लॉक के गौतम इंटर कॉलेज में आज 75 टीके लगाए गए हैं, जिसमें से एक छात्रा संस्कृत सिंह के द्वारा सर में दर्द एवं चक्कर आने की बात कही गई। इनको देख करके 7 अन्य बच्चियों के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई। एहतियात के तौर पर इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर भेजा गया और उसके बाद वहां से रेफर करके जिला अस्पताल भेजा गया। यहाँ पर प्रमुख अधीक्षक एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरफराज खान के द्वारा इनका परीक्षण किया गया। और गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एक कुत्ते के साथ दुष्व्यवहार और शोषण करता हुआ नजर आ रहा है। पशु प्रेमी संगठन ने जब इसकी शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस से की तो पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और वसुंधरा इलाके के रहने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरल वीडियो में एक कुत्ते के साथ यहां पर सारी मानवीयता की हद पार करता हुआ युवक दिख रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बुजुर्ग एक बेजुबान के साथ गलत व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है अभी तक की? जी देखिए, मैं आपको बता दूं सत्यम, यहाँ पे गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक शर्मसार करने वाला वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एक कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार और शोषण करता हुआ नजर आ रहा है। पशु प्रेमी संगठनों ने जब इसकी शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस द्वारा की गई तो अपनी अपनी जांच में आगे बढ़ाई गई। वसुंधरा इलाके के रहने वाले एक 60 वर्षीय आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर क्या मामला है? सर क्या मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है? क्या कार्रवाई की गई है? ये इंदिरापुरम थाने में पीएफए के अध्यक्ष के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक कुत्ते के साथ उसका शोषण किया जा रहा है। इसके संबंध में थाना इंदिरापुरम पर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है? 377 आईपीसी में लिखा गया है। सर आरोपी की क्या उम्र है? उम्र करीब 60 के करीब है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। रात में सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है कि रात में सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सपा सरकार बनेगी, हर रात मेरे सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। समाजवाद का रास्ता ही असल में राम राज्य का मार्ग है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आते ही अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण भी आने लगे हैं और उनका कहना है कि रात में सपने में श्री कृष्ण आते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सपा की सरकार बनेगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बताते चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि रात में सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सपा की सरकार बनेगी, हर रात मेरे सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद करीब हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव, और जिसको लेकर सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव का ये बयान सामने निकल कर आया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ आसिफ बीग हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, यहाँ पर अखिलेश यादव का एक बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि सपने में श्री कृष्ण आते हैं। आसिफ, आवाज़ पहुँच रही है आप तक?
जी सत्यम। आशिफ, यहाँ पर एक बयान सामने निकल कर आया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा है कि सपने में श्री कृष्ण आते हैं। जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राम परशुराम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाता भी जा रहा है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी शुरुआत से ही राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव भी लड़ रही है और आगे भी भव्य मंदिर बनाने का वादा भी कर रही है। इसी क्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने परशुराम मंदिर का अनावरण अभी 2 दिन पहले ही किया है और घोषणा किया है कि जो है परशुराम आराध्य है सबके और राम के राम मुद्दे के सामने जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राम परशुराम मुद्दा रखा और एक ताजा बयान जो सामने आया है जिसमें सपा सुप्रीमो ने बयान दिया है कि रात में भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और उन्होंने ही कहा है कि सपा की सरकार बनेगी। हर रात जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कन्नौज के मशहूर इत्र कारोबारी एवं सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के कई ठिकानों पर एक साथ आईटी विभाग की टीम ने छापा मारा है, जिससे इत्र नगरी में इत्र व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आईटी टीम ने कन्नौज में भी पम्मी जैन के आवास और कारखाने पर छापेमारी की है। आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जब आईटी टीम पुष्पराज जैन को पूछताछ के लिए उनके कारखाने से ले जा रही थी, तब पम्मी जैन ने कहा था, मस्त रहिए, खुश रहिए और हम दावत करने जा रहे हैं। इसके बाद कारखाने में घंटों पूछताछ के बाद फिर से आवास की ओर पम्मी जैन को आईटी की टीम ले जाती हुई दिखी। तो आपको बताते चले कि इत्र नगरी में लगातार छापेमारी जारी है और इत्र नगरी के जो व्यापारी हैं उनमें हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। अतुल जैन से लगातार पूछताछ जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होंठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होंठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करेंगे। बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि विधानसभा
चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं ने रखा है अपना मत। उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और चुनाव में सभी लोग वोट करना चाहिए। अधिवक्ताओं ने बताया है कि राजनीतिक पार्टी जो भी वितरण करते हैं उनके पीछे उनका मकसद होता है जनता का प्रलोभन। वहीं कई अधिवक्ताओं ने सरकार की सतर्कता पर भी सवाल उठाए हैं। जिस तरह से परीक्षा के पेपर लीक हुए उस पर भी अधिवक्ताओं ने कहा है कि सरकार पास मोटिव होना चाहिए। हम सेशन हाईकोर्ट में आए हुए हैं जहाँ पे हमारे कई वरिष्ठ वकील हैं और काफ़ी जो प्रैक्टिस में है वो भी वकील हैं। काफ़ी यहाँ पे जो है प्रैक्टिस वाले वकील भी हैं और हमारे काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं। आइए हम लोग इनसे 2022 के चुनाव को लेकर के जानना चाहते हैं कि क्या इस बार ये किस सरकार को चुनेंगे और ये अपने तरीके से क्या सरकार के बारे में कहना चाहेंगे। सर आपका नाम? रज़ी अहमद। सर ये जो 2022 को लेकर जो चुनावी माहौल जो चल रहा है इसमें काफ़ी भड़काऊ बातें भी चल रही हैं और काफ़ी लोग वो वोट लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अपनी सरकार लाने को। क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन बहुत फ्रेश और साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें किसी तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं। लेकिन जो वर्तमान समय में जो वर्तमान परिदृश्य में जो इलेक्शन जा रहा है उसमें कुछ पार्टी विशेष उसको धर्म आधारित इलेक्शन बनाने के सिलसिले में लगी हुई है और वो किसी भी तरह चाह रही है कि धर्म आधारित इलेक्शन हो जाए तो हम चुनाव जीत जाए और हम अपनी सरकार बनाएं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय में मेरी राय ये है कि चुनाव कोई भी हो, चाहे वो प्रधान पद का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का, चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें जनता की भागीदारी 101% होनी चाहिए और जनता को एक चुनाव के माहौल को एक पर्व की तरह लेना चाहिए, एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए और हर आदमी को वोट डालना चाहिए। लेकिन हमारे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो भी नेता या जो भी पार्टियां इस समय काम कर रही हैं वो इलेक्शन का माहौल ख़राब करने के लिए काम कर रही है। सही वोटिंग, सही जनता का निर्णय अगर जो प्राप्त होगा तो वही इलेक्शन की महत्ता को दर्शाएगा, ना कि उनके सीधे बयानों से, उनके सीधे प्रचार से इलेक्शन का महत्व बढ़ता है। लेकिन सर ऐसा सुनने में आया है अभी हाल ही में योगी जी ने जो 1 लाख फोन बांटे हुए हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने 1 लाख फोन बांटे क्या वो जनता को वोट अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीतिक पार्टियां जो भी बांटने का जो भी सामान या जो भी गिफ्ट है या जो भी चीज़ें हैं बांट रही हैं वो प्रलोभन दे रही है जनता को और जनता हमारी यहाँ की बहुत भोली भाली है। वो मोबाइल फ़ोन पे वो 200 यूनिट बिजली फ्री के वादे पर लैपटॉप पे, स्कूटी पे ये भी वोट डालती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरी अपनी राय है वही सरकार है। भाई अभी हमने कुछ वरिष्ठ वकील से बात की, अभी इस टाइम पे कुछ प्रैक्टिस में भी वकील खड़े हैं जो अपने गुरु से शिक्षा लेते हैं, काफी छोटे से भी वकील हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं सरकार को लेकर के और उनका क्या बयान है। आइए हम बात सर आपका नाम? जैसे सरकार की बात कर रही हैं, शिक्षा के लेवल पे हमने भी एजुकेशन की बहुत सारी दे दी। जैसे अभी लॉलीपॉप इन्होंने दिया 17,000 वैकेंसी के लिए, जूनियर के लिए, प्राइमरी के लिए, तो इन सब चीज़ों को मुद्दा ये बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 57,000 वैकेंसियाँ आनी थी मगर इन्होंने 17,000 वैकेंसियाँ दी और काफ़ी कुछ सारी परीक्षाओं को निरस्त कर रहे हैं। सीटेट को भी लीक हुआ पेपर, इसकी कोई मोटिव होना चाहिए कि ये लीक ना होने पाए पेपर, ये सब आगे नहीं पाए। सरकार तो कह रही है हम काफी कड़ाई से अकरम भैया कड़ाई नहीं है। अभी हाल में 10 दिन पहले सीटेट हुआ, स्टेट का पेपर लीक हुआ, उसमें कोई नहीं हुआ। यहाँ तक बच्चे ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, 35% बच्चे पेपर दे पा रहे हैं ऑनलाइन और 35 बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे, 25 बच्चे ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे सुधार करने की आवश्यकताएं हैं। और जूनियर की भी देखिए आप,
हाल में ही जूनियर का पेपर हुआ, उसमें काफी बच्चों का पेपर लीक हुआ। ऐसे कुछ भी नहीं है जो कि अभी हम पीसीएस, हम यूपीएससी स्टूडेंट खुद भी हैं, अभी पीसीएस का हमने एग्जाम दिया हाल में ही, वो पेपर लीक हुआ। तो ऐसे हमें आज तक कोई परीक्षाएं नहीं लग रही है जो कि एक निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है। ऐसी कोई परीक्षाएं हमें आज तक निर्धारित नहीं हुई। आप अपना जो रिजल्ट बता रहे हैं इस माध्यम से, तो आपको मतलब कि आप लोगों ने कोई मोर्चा वगैरह? हम आए दिन मोर्चा, आज 3 तारीख है, आज भी हमारे भाई लोग मोर्चे पे हैं, लखनऊ में ही हैं, जूनियर भर्ती के लिए मोर्चे पे हैं लखनऊ गार्डन में। ऐसे आए दिन हम मोर्चाएं दे रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज हो रही है बच्चों को, कहीं महिलाओं के ऊपर जो हमारी बहनें हैं जो एजुकेशन किए हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, एज निकलती हुई चली जा रही है। तो ऐसे काफी मुद्दाएं हैं हमारे लिए। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम ये कहना चाह रहे हैं जो सरकार आए, चाहे जो सरकार हो, एक मोटिव होना चाहिए कि पहले एजुकेशन सुधारे, फिर मेडिकल लाइन सुधारे, फिर ये सारे मुद्दाओं को लेकर तब सरकार हमें चुननी चाहिए। चाहे जो सरकार हो, पढ़ी लिखी और सुसंगठित ढंग से चुननी चाहिए सरकार। लोकमंच न्यूज से मैं प्रज्ञा दुबे। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे कुछ वरिष्ठ वकील थे और कुछ युवा वकील। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैनपुरी की। मैनपुरी सर्किट हाउस में वैसे समाज के एक कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात पर पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव की बात और कुत्ते की लात एक जैसी है ये कहा है, और अभी उनमें बचपन कूट कूट कर भरा है। उन्होंने अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात को बचकाना बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश कोरोना से करा रहा था तब भी उन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाया था, कहा था कि यह वैक्सीन भाजपा की है। तब जाकर उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाकर यह भ्रम दूर किया। देखिए, अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों कह रहा हूँ सुन लीजिए। मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए इसके लिए जिन्ना को राष्ट्रपुरुष बता रहे हैं। कहो कल ओसामा बिन लादेन की तुलना अपने पिताजी के बराबर खड़ा करके कर दें, राष्ट्र का महापुरुष बता दें, तो मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए, इस तरह की बात। आज टोटी नाम लेते ही अखिलेश यादव का नाम आ जाता है। बचपना उनके अंदर कूट कूट के भरा है। पूरी दुनिया कोरोना से करा रही थी। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, हमारे भारत के डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद करी, उसका भी माखौल उड़ाने का काम किया, कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर करने का काम किया वैक्सीन लगा करके। और अगली खबर नोएडा से सामने निकल कर आ रही है। नोएडा में बार एसोसिएशन के सभी सदस्य हड़ताल पर रहकर ऑफिस के सभी कार्यों से विरक्त रहेंगे। बार एसोसिएशन ने मांग करते हुए कहा है कि शासन स्थिर पर विशेष सचिव अजय कुमार अवस्थी के आदेशानुसार उपनिबंधन कार्यालय जब तक सुचारू रूप से बैनामे का कार्य प्रारंभ नहीं करते तब तक बार के सभी सदस्य अनिश्चितकालीन तक उपनिबंधक कार्यालय की तालाबंदी कर हड़ताल पर रहेंगे। एवं आज बार एसोसिएशन पदाधिकारी क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय गौतम बुद्ध नगर को अपर जिला अधिकारी राजस्व गौतम बुद्ध नगर के स्थानांतरण हेतु ज्ञापन दिया। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, यहाँ पर बार एसोसिएशन के सदस्य हड़ताल पर हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सतन जी, आपको बता दें कि ये जो बार एसोसिएशन के जितने भी कार्यकर्ता जो भी वकील हैं, इन्होंने हड़ताल की हुई है। पिछले 4 दिन से लगातार ये हड़ताल कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि जैसा कि अभी 1.5 साल से जो रजिस्ट्री थी वो बंद चल रही थी, जिसको लेकर के ये जितने भी वकील हैं ये इस संबंध में हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ जिला प्रशासन द्वारा जो है रजिस्ट्री रोक दी गई थी। हाल फिलहाल में अभी 250-300 लोग जो है रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास गए थे और वो रजिस्ट्रार ने उसी ऐन वक्त पर मना कर दिया कि रजिस्ट्री नहीं होगी, आप आगे जाकर के किसी और से इस संबंध में बात करें। तो इस संबंध में जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इनसे जाना कि हमें इनका जो लिखित पत्र है वो हमें संबंध करें,
या फिर हमारी किसी उच्च अधिकारी से या उनसे इसके बारे में जानकारी दें। तो जो भी रजिस्ट्रार है वो कहते हैं कि इसके बारे में वर्बली हमारी बात हुई है। तो इस बारे में बात करते वक्त ही जो अपर जिलाधिकारी है उनके संज्ञान में जाता है। जिलाधिकारी एसडीएम जो है वहां पर पहुंचते हैं, मामले को संज्ञान में लेते हैं, जो कि जिलाधिकारी को इसके बारे में बताते हैं। वो भी कहते हैं कि अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बारे में कहने से अपने आप को दूर रखा। अभी बात ये चल रही है कि अब जो रजिस्ट्री है वो कब तक खुलेगी और कब चालू होगी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो ऊपर उप सचिव है, जो प्रशासन जो रजिस्ट्रार है, उसके बारे में अभी कहने से कोई भी बात है जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद शर्मा है, लखी चंद शर्मा है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं बार का। यहाँ पिछले 1.5 वर्ष से रजिस्ट्री का काम बंद था, जो डूब क्षेत्र में और फ्लैटों की रजिस्ट्री, जो गांवों में फ्लैट बने हुए हैं, उसके खिलाफ लोगों ने शासन में अपील करी और उस अपील को 6 जून को शासन आदेश हुआ। रजिस्ट्री का कार्य रोका नहीं जा सकता। चंद शर्मा। विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धार्थनगर की जनता को स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है, जहां चुनाव से पहले ऊंचीकृत 500 सैयद बेड का अस्पताल का लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया है। जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंसी में निर्माणाधीन 50 सैया बेड के अस्पताल के ब्लॉक ए का प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने लोकार्पण किया है। वहीं अस्पताल की अनुमानित लागत करीब 16.39 करोड़ बताई जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र के रूप में था, इसका उच्चीकरण करके 50 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको परिवर्तित किया गया है और इसके अंदर आपका डॉक्टर्स सहित जो इसका एक मानक बना हुआ होता है 50 बेड के हिसाब से, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, वार्ड बॉयज़ होते हैं, जो भी उसके जो टीम के लोग होते हैं उनका नियुक्ति यहाँ करके, उसके साथ में यहाँ डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन की व्यवस्था और डिलीवरी की व्यवस्था, और उसके साथ में भी यहाँ कोल्ड चेन भी लगेगा। फिर उसमें ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के होंगे, टीबी की जांच होगी, ये सारी चीज़ें जो एक 50 बेड के उसमें सम्मिलित होता है, इसको हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 27 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और वैक्सीन लगवाकर आए बच्चों का कहना है कि पहले बड़े ही सतर्कता तरीके से रह रहे थे और मन में हमेशा डर बैठा रहता था, लेकिन आज हमने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और थोड़ा बहुत सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। कार्तिक, आपने वैक्सीन लगवाई है, कितनी उम्र है आपकी और कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 17। और युवा लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके एज के हैं? कि उनको वैक्सीन लगानी चाहिए, उससे इन्फेक्शन के रेट्स कम होंगे। आने वाले समय के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से? हाँ। आज आपने वैक्सीन लगवाई है, कोई दिक्कत? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल जाते हैं? तो अब वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरह का आप स्कूल जाएंगे? अभी स्कूल से ओपन नहीं हुए हैं। अभी तो स्कूल ओपन होंगे, उसके बाद जाएंगे। आपके बाकी दोस्तों ने लगवाई है या आज से लगवाना शुरू कर देंगे? आज से लगवाना स्टार्ट करेंगे। और इसी बीच चुनाव से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सदर विधानसभा से 165 से प्रत्याशी किया है घोषित। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आखी गांव निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह को बनाया गया है उम्मीदवार और देवेंद्र सिंह के सदर सीट से मैदान में उतरने से कई नेताओं की टिकट हो सकता है उलटफेर। तो कई नेताओं के टिकट में उलटफेर हो सकता है। एक बार फिर से सदर सीट पर होगी जनता के विश्वास की अग्नि परीक्षा। जातीय समीकरण के हिसाब से बसपा प्रत्याशी को मिल सकता है वोटों का फायदा।
और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भानु हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु, यहाँ पर बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? भानु, सत्यम आपको बता दें जी सत्यम मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही लगभग अपने प्रत्याशियों को मैदान उतार रहे हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशियों को अपनी घोषणा नहीं की है, वही समाजवादी पार्टी भी नहीं की है, कुछ प्रत्याशी घोषणा की है। लेकिन बसपा मायावती की जो बसपा सुप्रीमो मायावती है लगभग उनकी पार्टी की नैया डूबती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन जिस तरह से उन्नाव सदन से उन्होंने अपने प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जो पूर्व जिला परिषद सदस्य है, वो भी भाजपा के पूर्व विधायक जो सजायाफ्ता है, जो सजा काट रहे हैं, कुलदीप सेंगर के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, उनको सदर विधानसभा सीट 165 से अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ है, जिसको लेकर के उन्नाव जनपद की सदर विधानसभा सीट पर बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। सत्यम बिल्कुल, क्या हो सकता है इसमें यहाँ पर वोटों का फायदा मिल सकता है प्रत्याशी को? जी बिल्कुल सत्यम, वोटों की बात करूं तो उन्नाव सदर विधानसभा सीट बहुत क्रिटिकल और बहुत संवेदनशील मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट होती है किसी भी दल की रही हो। इससे पहले यहाँ पर सपक राज हुआ करता था कि इस बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पंकज गुप्ता जो विधायक है, लेकिन जिस तरह से बसपा ने एक सवर्ण समाज के देवेंद्र सिंह को जो पूर्व जिला सदस्य उनको प्रत्याशी बनाया, जिससे साफ साफ जाहिर लग रहा है कि और अन्य विपक्षी दल जो है उनके जो पार्टी के नेता हैं, या उनके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, या उनके जो विधायक जो प्रत्याशी घोषणा होने वाले, उनकी नींदें उड़ना शुरू हो गई। क्योंकि देवेंद्र सिंह के चुनाव मैदान में आने से एक बड़ा टक्कर, बड़ा चुनावी महासंग्राम देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि देवेंद्र सिंह इस पूरे चुनाव में बसपा का दायित्व अस्तित्व कुछ भी रहा हो आज के माहौल में, लेकिन उन्नाव सदर विधानसभा सीट पर देवेंद्र सिंह एक शुरू की इक्के वाली भूमिका अदा कर सकते हैं, और हो सकता है कि वोटर्स के ऊपर निर्भर करता है कहा उनको उन्नाव विधानसभा सीट का विधायक भी चुना जा सकता है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।